दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लैब के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं, केडीवी लैब में विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए केडीवी लैब की ऑफिशियल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को केडीवी लैब के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि किशनगंज में पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां किशनगंज बीएसएफ जवानों ने नोट डबलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान भारी मात्रा में डमी नोट के साथ बिहार सैन्य पुलिस के एक जवान के साथ साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बिहार सैन्य पुलिस का जवान मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के बाद बीएसएफ 17वीं बटालियन के अधिकारी जवानों ने किशनगंज टाउन थाना पुलिस की मदद से रामपुर के निकट अपना जाल बिछा दिया था। इसी दौरान दलकोला की दिशा से तेज रफ्तार से आ रही बाइक को जवानों ने रोका। बाइक सवार व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने पर 200 रुपए के डमी नोट के 20 बंडल बरामद किया गया है। साथ ही साथ 10 बंडल 500 रुपए के डमी नोट के साथ 500 रुपए के 2 नोट के साथ साथ नेपाली 40 रुपए बरामद की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि गेहूं के दाम बढ़ने से आटा भी महंगा हो गया है। अब 1 किलोग्राम आटा के लिए लोगों को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। ऐसे में गेहूं की बढ़ती खुदरा कीमतों पर काबू पाने के मकसद से केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने खुली बाजार बिक्री योजना के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए FCI के भंडार से अगले साल 15 से 20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 27 दिसंबर को गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 32 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एक साल पहले की अवधि में 28 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है। गेहूं के आटे की कीमत भी एक साल पहले इसके 31 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 37 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी रही। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि खाद्य मंत्रालय ने गेहूं के संदर्भ में साल 2023 के लिए एक OMSS नीति पेश की है। इसके तहत थोक उपयोगकर्ताओं के लिए FCI ने 15 से 20 लाख टन अनाज जारी करने की योजना है, जिससे अनाज का दाम घट सकता है, यानी कि गेहूं का दाम काफी नीचे आ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि अब नए साल के आगाज में चंद दिन बचे हैं, यानी कि 2-3 दिन। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2023 को PM किसान की 13वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। बीते साल के पैटर्नों को देख करके ये अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए PM किसान योजना की 10वीं किस्त जारी की थी। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी। PM किसान योजना के तहत हर साल पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की थी। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ सभी जिलों में चौथी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार के द्वारा घर घर सर्वे कराई जाएगी। इस काम में आशा और ANM को लगाया जाएगा, जहाँ साथ ही बुखार, सर्दी और फिर खांसी जैसे लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने दी है। आपको बता दूं कि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है। ऐसे में भारत में भी कोरोना फैल सकता है। इसी को देखते हुए सभी राज्यों के द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं बिहार के गया में अब तक 12 विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे बिहार स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है और बिहार में कोरोना फैलने का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि बिहार में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिले हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के लोगों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। जहां आप लोन लेकर के अपने जिले में उद्योग लगा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8,009 उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। इस लोन में 5 लाख रुपए 1% ब्याज पर दिया जाएगा तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की आयु सीमा 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदन को इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या फिर समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए प्रकाशित अधिसूचना को आप पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप उद्यमी योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट मात्र अब 2 दिन बचा हुआ है, यानी कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। मंगलवार की सुबह तेज धूप के बाद लोगों ने चुभने वाली ठंडक महसूस की है। यह बिहार में अगले 48 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। खास तौर पर रात के तापमान में गिरावट देखे जाने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं को देखते हुए बुजुर्ग और फिर बच्चों को विशेष एहतियात बरतने के लिए सतर्क किया है। IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष सुकुमार के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिमी बिहार में रात का पारा 6 डिग्री तक पहुंच सकता है, जब दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया है। जब बिहार में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कुछ कम रह सकता है। फिलहाल आज 3 जिलों मसलन मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और किशनगंज में तापमान सामान्य से अधिक ही रहा। किशनगंज में बिहार का सबसे अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बचे हुए जिलों में आज 1 से 2 डिग्री तापमान कम हुआ है, जहां अब इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। जातीय जनगणना 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में मकान का नंबरीकरण और संक्षिप्त डाटा लिया जाएगा, जहां उसे गणना ऐप में अपलोड किया जाएगा। सरकार इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 जनवरी से शुरू हो रहे जातीय जनगणना में लोगों से 26 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। जब बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के पिछले कुछ दिनों से सियासत तेज है। केंद्र के मना किए जाने के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। जब बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित ना रहे। जब बिहार में जातीय जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सवालों का खाका होगा, जिसमें स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनका पेशा और वार्षिक आय ये अपलोड करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि पहले चरण 2 या फिर 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि डीएम अपने हिसाब से शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मनरेगा या फिर जीविका श्रमिकों से जनगणना कर्मियों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर के इस काम में लगाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी ये कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है। फिलहाल देश में जियो और फिर एयरटेल 2 ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो देश के 50 शहरों में 5G सेवाएं मुहैया करा रही है। हालांकि जिन शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं वहां भी पूरी तरीके से सबको सेवाएं मिलने में कुछ और समय लगेगा। वहीं BSNL और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले सक्रिय हो चुके हैं और थोड़ी सी लापरवाही भी आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के कई यूजर्स को 5G सेवाएं शुरू करने को लेकर के SMS और WhatsApp पर फिशिंग मैसेज मिल रहे हैं। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि अपने नंबर को 5G में अपग्रेड करने के लिए मैसेज के साथ जुड़े लिंक पर क्लिक करें। कुछ मैसेजों में यह भी लिखा जा रहा है कि VI 5G नेटवर्क लाइव है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर अपग्रेड करने के लिए कुछ नंबर पर संपर्क करें, यानी कि जो उसमें नंबर दिया गया है और उस नंबर पर संपर्क करने के लिए बोला जाता है। आपको बता दूं कि ये संदेश पूरी तरीके से गलत है और धोखाधड़ी करने वाले लोगों की तरफ से भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई SMS में भेजा गया लिंक एक पेटीएम खाते से जुड़ा हुआ होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि कैसे धोखेबाज 5G अपग्रेड के बहाने पैसे का लालच देने के लिए अपना जाल फैला रहे हैं। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता पैसे खो सकते हैं या फिर उनके फ़ोन हैक हो सकते हैं और धोखाधड़ी करने वाले बैंक खाते के विवरण सहित उनकी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। ये संदेश उन शहरों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है जहां अभी तक 5G सेवाएं लॉन्च हुई ही नहीं हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर अब तक पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के ऑनलाइन इंटरव्यू में पत्रकार ने उन्हें बताया है कि उनको सुनने और फिर पढ़ने वालों में सिर्फ हिंदी पट्टी के लोग ही नहीं हैं, उनके साक्षात्कारों को दक्षिण भारत में भी खूब पसंद किया जा रहा है। प्रशांत किशोर को लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे में जब वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बिहार का विकास कोई सपना नहीं है, वह सच हो सकता है, तो फिर बिहार के लोग इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं। जब उन पर लोग विश्वास करें, इसके लिए आवश्यकता है कि उनके कहे में स्पष्ट हो। जब उनसे पूछा जाता है कि वे खुद को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, राजनेता या फिर चुनावी विश्लेषक, तो फिर इस सवाल के जवाब में वे अक्सर उलझ जाते हैं। जवाब देते हुए ऐसा लगता है कि वे खुद भी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। पिछले दिनों जब एक पत्रकार ने प्रशांत किशोर से पूछा कि प्रशांत किशोर क्या है, तो इस प्रश्न के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप मुझे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहें, नेता तो जनता बनाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एसी खराब होने पर मरीज को देखने से इनकार करने वाली महिला चिकित्सक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस बार डॉक्टर साहिबा ने सोने के लिए मरीज को देखने से मना कर दिया है। वीडियो एसकेएमसीएच का बताया जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद एसकेएमसीएच प्रशासन सख्ते में है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है कि एक मरीज का परिजन चिकित्सालय में डॉक्टर बुलाने के लिए गुहार लगा रहा है। इधर रात में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर इमरजेंसी में उपचार की जगह मच्छरदानी लगा करके सो रही थी, मगर मरीज के घर वालों ने उन्हें जगा दिया, इससे वे आग बबूला हो गई। मामले में एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया है कि उनके पास वीडियो नहीं आया है। वीडियो मिलने के बाद जांच की जाएगी, महिला डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं वीडियो में स्पष्ट सुना और फिर देखा जा रहा है कि मरीज के घर वाले महिला डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि सिर में चोट लगा है। इस पर डॉक्टर बोलते हैं कि 4 बजे आइए और उपचार कराइए। परिवार वाले दोबारा आते हैं और उपचार के लिए बोलते हैं, तो इस पर डॉक्टर साहिबा भड़क जाती है, बोलती है कि एक भाषा में समझ में नहीं आता है क्या? पुलिस हमसे पूछेगी ना कि क्या हुआ नहीं हुआ, पंचायत के लिए आ जाते हो। आपको बता दूं कि 3 महीने पहले भी महिला डॉक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एसी खराब होने के पर रोगियों को देखने से मना कर दिया था। इसके बाद नाराज मरीज और उनके घर वालों ने खूब हंगामा किया था। फिर महिला डॉक्टर चैम्बर छोड़कर भी निकल गई थी। जब मरीज ने रोकने की भी कोशिश की, मगर वह नहीं रुकी। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी लेखन में रुचि है तो फिर मोदी सरकार आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए पीएम युवा 2.0 योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका दिया जा रहा है। मेंटोरशिप योजना के तहत युवाओं को ये अवसर दिया जा रहा है। यह योजना के तहत जिन युवा लेखकों का चयन होगा, उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने 50,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत 30 साल तक की उम्र वाले युवा हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। भारतीय भाषाओं और फिर अंग्रेजी में युवा और नए लेखकों की भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना लाई गई है। पीएम युवा योजना के पहले भाग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। देश में पढ़ने लिखने और फिर पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार विदेशियों का आना सीएम नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता प्रकट की है। सीएम भी स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो जांच का इंतजाम शुरू कर रहे थे। 40,000 50,000 जाँच तो हमेशा की जा रही थी, फिलहाल जाँच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ा है। हमारे यहाँ स्थिति ठीक थी, लेकिन अब अलर्ट रहना है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ होती है तो फिर इलाज की सारी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने वैक्सीनेशन के शॉर्टेज पर कहा है कि बिहार में वैक्सीनेशन तो जारी है, ऐसा कोई दिन नहीं है जब 4 से 5,000 वैक्सीन ना किया जाए। केंद्र सरकार भी मान चुकी है कि कोरोना आ रहा है, तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन का इंतजाम केंद्र को ही करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के रूप में करोड़ों किसानों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। मोदी सरकार ये या फिर 15 जनवरी 2023 को दिसंबर मार्च की किस्त जारी कर सकती है, लेकिन लाखों किसान इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन न होने से उनकी 2,000 रुपये की किस्त लटक सकती है। वहीं किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे अपात्र किसानों को कृषि विभाग से नोटिस भी भेजी जा रही है। बिहार में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती नहीं है और वह अब तक
तक किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। ऐसे किसानों को नोटिस भेजा गया है। वहीं कई ऐसे लाभुक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर उनके खाते में पीएम किसान का पैसा क्रेडिट होता रहा है, यानी कि पैसे आता है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस कार्यशैली का जिक्र कर दिया जिनकी ओर से जोर देकर कहा जा रहा है कि नीतीश बिहार में महागठबंधन एवं दिल्ली में भाजपा के साथ रहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इन गलियों में आपके बच्चे बड़े होते हैं, इन धूल से इनके फेफड़े में क्या दशा होती है, जरा सोचिए। आपको आपके बच्चे की चिंता होनी चाहिए। आपको आपके बच्चे की चिंता नहीं है। मैं महागठबंधन की सहायता इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। समाज में कोई आदमी इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। वे दिल्ली में भाजपा के साथ और बिहार में महागठबंधन के साथ है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने इसी तर्ज पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। वैसे इस वक्त प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहा है कि वे अपनी पदयात्रा पर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, जब विपक्षी नेता तो निरंतर पूछ रहे हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। अब इस पर विवाद भी जनता के सामने ही प्रशांत किशोर ने दो टूक जवाब दे दिया है। वह कहते हैं कि मेरे विरोधियों का कहना है कि मैं पदयात्रा में हो रहे खर्च का पैसा कहां से ला रहा हूं। मैं उनको आम जनता के जरिए बताना चाहता हूं कि मैंने 6 बड़े प्रदेशों में सीएम बनाने के लिए अपना कंधा लगाया है, तो क्या आज मुझे 100 गाड़ी और 500 लड़के रखने के लिए पैसे नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। बेखौफ बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने से में परहेज नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला छपरा से सामने आया है, जहां अपराधियों ने एटीएम मशीन काट करके उसमें रखे 8,75,000 रुपये चुरा करके फरार हो गए। शातिर बदमाशों ने गैस कटर से सेंट्रल बैंक की एटीएम मशीन को काट करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी तब हुई जब मंगलवार की सुबह सफाई कर्मी एटीएम की साफ सफाई करने के लिए पहुंचा। एटीएम के भीतर का नजारा देख करके सफाई कर्मी के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एटीएम में लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की माने तो एटीएम के पास लाइट की व्यवस्था होने के बावजूद भी लापरवाही के कारण लाइट को नहीं जलाया जाता है और अंधेरा रहने के कारण बदमाशों ने एटीएम मशीन को काट करके लाखों रुपए लूट लिए। जिस सेंट्रल बैंक के एटीएम में चोरी हुई है वह छपरा मशरक मुख्य मार्ग पर स्थित है। ऐसे में इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शरीफ में नगर निगम चुनाव के दौरान मतदान केंद्र संख्या 29 पर 2 गुटों के बीच जमकर के पत्थरबाजी फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से मतदान केंद्र पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही डीएमएसपी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे वोटिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया। इस मौके पर नालंदा के डीएमएसपी ने कहा कि पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। डीएमएसपी ने लोगों से भयमुक्त होकर के मतदान करने की अपील की है। आपको बता दूं कि बिहार में कल नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान हुआ। 17 नगर निगम के लिए मतदान की प्रक्रिया चली। 23 जिलों की 68 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हुई। 2 नगर परिषद 49 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। दूसरे चरण में पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार में कुल 68 निकायों का मतदान हुआ। वहीं गया नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए हिंदुस्तान एवं मोर्चा सेकुलर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की बड़ी पुत्री सुनैना देवी भी मैदान में है। हिंदुस्तान एवं मोर्चा ने बीते दिनों सुनैना देवी को समर्थन देने का घोषणा किया था। इस बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि उनकी बेटी सुनैना देवी जीती तो फिर उन तमाम गरीबों की मदद करेंगी जो शराबबंदी कानून तक मुकदमा में फंसे हैं या फिर जेल में बंद हैं। दरअसल गया में मेयर और फिर डिप्टी मेयर का चुनाव दलगत हो गया है, जब पार्टियों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान एवं मोर्चा ने खुले तौर पर जीतन राम मांझी की पुत्री सुनैना देवी के समर्थन का ऐलान किया, तो वहीं फिर दूसरी ओर भाजपा की ओर से श्याम देव पासवान का प्रचार किया जा रहा है, जबकि महागठबंधन की ओर से मेयर पद के लिए निवर्तमान प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का निशाना तीर है। वहीं नीतीश के तर्कश में ऐसे ऐसे तीर हैं जिससे उनके विरोधी भी घायल होते हैं और साथ वाले भी भेत जाते हैं। दरअसल ये ऐसी तीर है जिसके सहारे नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर साल 2005 से करीब करीब बैठे हैं। भले ही इसके लिए उन्हें कभी भाजपा और कभी आरजेडी कांग्रेस वाम दलों के से गठबंधन करना पड़े। नीतीश की खासियत है कि वे गठबंधन में जिसके साथ रहे बोलते हैं अपनी मन की, यहाँ तक कि सहयोगी दल की विचारधारा के उलट भी बोलना पड़े तो वे इससे भी नहीं चूकते। ऐसा ही देखने को मिला अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, जब नीतीश कुमार दिल खोल करके अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि अटल की तारीफ से उनके सहयोगी दल राजद और कांग्रेस या वाम दलों को ये खटक ना जाए। जब वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाने से नहीं चूके कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए, ये नीतीश कुमार ने कहा। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक साथ रहा है। साल 1995 से ही दोनों साथ हुए। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर के नीतीश कुमार ने अपने लिए वोट मांगा। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब नीतीश कुमार भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। साल 2005 में जब बिहार में एनडीए को बहुमत आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाने की पहल की। वहीं इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में लालू यादव और उनके सहयोगियों पर राजनीतिक हमला करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इसे लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से ही लालू यादव के निशाने पर रहे हैं। विशेष करके उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर लालू प्रसाद कई बार निशाने साधे। ऐसे में एनडीए से अलग होकर भी नीतीश कुमार का एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करने से लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव का कलेजा चीरने जैसा बयान रहा। जब नीतीश के बयान को देखें तो फिर उनसे साफ कर दिया गया है कि भाजपा में अटल राज था तब वहाँ सहयोगियों का सम्मान था, वहीं पीएम मोदी के दौर में सब कुछ बदल गया है। उन्होंने बिना नाम लिए ही साफ तौर पर कह दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जिस प्रकार का एनडीए में दौर था वह अब नहीं रहा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। 5 जनवरी 2023 को वह पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे सरकार की योजनाओं और फिर कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे। नीतीश कुमार की ये 14वीं यात्रा होगी। सबसे पहले 12 जुलाई 2005 को वे न्याय यात्रा पर निकले थे। इसके बाद विकास यात्रा 9 जनवरी 2009 से, धन्यवाद यात्रा 17 जनवरी 2009 से, प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009 से, विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010 से, सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011 से, अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012 से, संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014 से, संपर्क यात्रा 13 नवंबर 2014 से, निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016 से, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 12 दिसंबर 2017 से, 3 दिसंबर 2019 से जल जीवन हरियाली यात्रा और 22 दिसंबर 2021 समाज सुधार यात्रा पर निकले थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार 2023 में यात्रा निकालने वाले हैं पूरे बिहार में। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की इस बार यात्रा का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मूड को भांपना होगा, क्योंकि 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन 2.5 साल बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से हटा करके लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार का गठन कर लिया। जाहिर है नीतीश कुमार अपनी यात्रा में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन को लेकर के बिहार की जनता की क्या सोच है। दोस्तों बात करते हैं कि चीन में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लाखों केस सामने आ रहे हैं। चीन की स्थिति को देखते हुए अन्य देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन का अब वेरिएंट BF7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का विषय बन गया है और भारत में भी इसके केस मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने भारत में किसी भी स्थिति से घबराने के लिए उचित तैयारियां पूरी कर ली है। ये टेस्टिंग, बूस्टर डोज और विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए निर्देशों को फॉलो किया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार चीन में मौजूदा कोविड केस बढ़ाने वाला BF7 वेरिएंट जैसे जेनेटिक्स वाला वेरिएंट फरवरी 2021 के बाद से लगभग 90 देशों में सामने आ चुका है और ये ओमिक्रॉन के BF5 सब वेरिएंट ग्रुप का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इसका बहुत अधिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी के पास नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से डेवलप हुई इम्यूनिटी है।
और दोस्तों बात करते हैं कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में पहली बार क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। यह क्रिसमस की रौनक ने सबको हैरान कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद वहां काफ़ी बदलाव आया है। जी हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर वहां पर लागू किया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। जी हाँ, इससे पहले क्रिसमस से जुड़े सामान भी दुकानों पर छुपा करके बेचे जाते थे। इस बार राजधानी रियाद के कई मॉल्स में भी क्रिसमस की रौनक देखने को मिली। वहां के प्रमुख अखबार द अरब न्यूज़ ने भी पहली बार क्रिसमस के मौके पर स्पेशल एडिशन छापा। इस बात पर वहां के कई रूढ़िवादी लोग काफ़ी नाराज थे। दरअसल सऊदी अरब में हमेशा से ही गैर इस्लामिक त्योहारों पर बधाई देना एक विवादित मुद्दा रहा है। हालांकि इस बार एक वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु ने क्रिसमस को लेकर के काफ़ी चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि दूसरे किसी धर्म के त्यौहार पर बधाई देने की मनाही हो। एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिसमस को लेकर के सरकार के रुख को देखने के बाद युवाओं के अंदर काफ़ी खुशी है। वहां के एक प्रोफेशनल ने कहा कि उनके कई दोस्त क्रिसमस के त्यौहार का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों ने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है, जो बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब में मनाए जा रहे क्रिसमस को लेकर के एक ट्विटर यूजर के द्वारा लिखा गया है कि अल्लाह सऊदी अरब के लोगों को सही राह दिखाएं। एक यूज़र ने सवालिया लहजे में कहा कि इस तरह की क्या पश्चिमी देशों में ईद और रमज़ान मनाया जाता है। वहीं एक बांग्लादेशी यूज़र ने इसे पूरी तरीके से शर्मनाक बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को कोलकाता में नमामि गंगे योजना पर बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब कोई इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम नीतीश के शंखनाद से जोड़कर देख रहे हैं, तो फिर कोई इसे बिहार में एनडीए में टूट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती में दरार के तौर पर देख रहा है। हालांकि अलग अलग दावे के बीच खुद सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली बार जब नमामि गंगे परियोजना की बैठक उत्तर प्रदेश में हुई थी तो फिर बिहार की तरफ से सुशील कुमार मोदी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि तब वे संबंधित विभाग को देख रहे थे। इस बार ये विभाग तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, इसलिए हमने उनसे जाने का अनुरोध किया है। आपको बता दो कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास नगर विकास एवं आवास विभाग का जिम्मा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नमामि गंगे योजना नगर विकास विभाग से जुड़ी है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं जाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार अस्तित्व में आने के बाद ये दूसरा मौका है जब तेजस्वी यादव केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई किसी बड़ी बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साल 2022 राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त महीने में बीजेपी से नाता तोड़ दिया और वापस महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस एवं अन्य दलों के साथ आ गए। नीतीश ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे या छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। 5 साल पहले बिछड़े चाचा भतीजा फिर से एक हो गए। वहीं बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने वाले बीजेपी विपक्ष में आ गई। नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकल्प दिया। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया और 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल 71 साल के हो गए हैं। साल की शुरुआत में ढलती उम्र के चलते उनकी राजनीतिक पारी धीरे धीरे खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार के एक चतुर नेता है। अगस्त 2022 में उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी का दामन छोड़ करके आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जेडीयू ने 2017 में जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके साथ छोड़ा था, उसी आरजेडी के साथ 5 साल बाद वापस सत्ता में आ गई। जब 2022 की शुरुआत होते होते सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच रिश्तों में तल्खियां आने लगी थी। मार्च 2022 में बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता एवं तत्कालीन स्पीकर विजय सिन्हा के बीच खासी बहसबाजी हुई थी। लखीसराय के एक मामले पर विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर जम करके बरसे। धीरे धीरे सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं और उनके कार्यक्रमों से दूरी बना ली। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद की चर्चा तेज हो गई। हालांकि जुलाई महीने में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में मतदान की अपील की। इससे जेडीयू बीजेपी की तल्खियों की अटकलों पर ब्रेक लग गया।
मगर इसके अगले महीने यानी कि अगस्त 2022 में अचानक नीतीश कुमार ने बीजेपी से ब्रेक कर दिया और अपने पुराने साथी भतीजे तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता जोड़ने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी। उनकी नज़र अब बिहार से बाहर केंद्रीय राजनीति में टिक गई है। उन्होंने आगामी आम चुनाव में देश भर के विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने का संकल्प ले लिया है। जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें विपक्ष का पीएम कैंडिडेट तक घोषित कर दिया है। इस संबंध में नीतीश कुमार ने तेलंगाना के सीएम केसीआर और फिर दिल्ली जाकर के सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। हालांकि उनकी विपक्षी एकता की मुहिम अब तक कोई रंग नहीं ला सकी है। साल 2022 बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। बीते 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का ऐलान कर ही दिया। उनका उत्तराधिकारी जेडीयू की नहीं बल्कि आरजेडी से। नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कुछ आरजेडी नेता नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी की ताजपोशी का दबाव बनाते रहे, मगर नीतीश कुमार ने इस बहाने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 तक ही वे बिहार के सीएम बने रहने वाले हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन के बाद मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन को सिर्फ मोकामा में ही जीत मिली। विपक्ष में बैठे बीजेपी ने गोपालगंज और कुर्नी में जीत दर्ज करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुपौल पहुंचे। जब सुपौल के अंकुश आनंद की कोटा में संदिग्ध अवस्था में मौत पर दुख जताया है। मृतक के परिवार वालों से मिलने के बाद उन्होंने सरकार से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में स्थित भवन गामा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार यादव के पुत्र अंकुश आनंद की कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के एक लॉज में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वे शोकाकुल परिवार से मिलने सुपौल पहुंचे। जब पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के परिवार वालों से मिले और फिर किस परिस्थिति में छात्र अंकुश आनंद ने आत्महत्या की, इसकी निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने कहा कि कोटा में अब तक 600 से अधिक छात्रों की आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। आखिर किस कारण से छात्रों की मौत हो रही है, छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर के देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लेकर के इन मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने 138 साल के सफर में कई दौर देखे हैं। फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक के सफर को तय किया है। जब पूरे भारत में राज करने वाली कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जब कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश में कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए। उन कोशिशों में एक नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी अलग अलग वजहों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन कपकपाती ठंड में दिल्ली की सड़कों पर जब वो टी-शर्ट में नजर आए तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में उन्हें ठंड नहीं लगती। बुधवार को कांग्रेस की 138वें स्थापना दिवस के मौके पर वे एआईसीसी मुख्यालय में पहुंचे तो फिर पत्रकारों ने सवाल किया कि एक बार फिर उसी टी शर्ट में हैं। उस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने दिलचस्प अंदाज में दिया। जब ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती तो राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि वे मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ठंड कैसे नहीं लगती, लेकिन वे किसान, मजदूर, गरीब बच्चे ये सवाल नहीं पूछते। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं तो फिर राहुल गांधी टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। भगवान राम से तुलना को लेकर के भाजपा के निशाने पर आए सलमान खुर्शीद ने आज अपनी टिप्पणी तोड़ मरोड़ करके पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी भगवान राम नहीं है, बल्कि भाजपा रावण के रास्ते पर चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 को घरेलू और फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट होंगे। जब नए साल में एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 1 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 5 बार बदले और हर बार महंगाई हुआ। साल 2022 में 14 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 154 रुपये महंगा हुआ। वहीं ठीक उसके उलट 19 किलो वाला सिलेंडर 357 रुपये सस्ता हो गया। इस दौरान 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की रेट में कुल 18 बार बदलाव हुए। इसमें 12 बार सिलेंडर सस्ता हुआ और केवल 6 बार महंगा। आखिरी बार 1 नवंबर को नीले रंग वाला एलपीजी सिलेंडर के भाव 1 नवंबर 2022 को बदला था और दिल्ली में ये 1860 रुपये से 1744 रुपये पर आ गया।
आपको बता दें कि इस साल 6 जुलाई को 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में बदलाव किया गया था, जहाँ वे भी उपभोक्ताओं की जेब पर 50 रुपये का बोझ डाले हुए। इस एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 153 रुपये महंगा हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सीबीआई द्वारा एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी 2 बहनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। यह मामला रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उसी दौरान रेलवे के प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज हुई थी और इसकी जांच सीबीआई के जिम्मे दे दी गई थी। अब इस मामले में फिर से जांच शुरू हुई है। जब वहीं इस जांच को लेकर के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। दरअसल अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन पटना के कंकरबाग में किया गया। इस दौरान बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य मंत्रियों ने स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपनी आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी शेयर की है और इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हुए सीबीआई जांच को लेकर भी अपनी बात रखी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि देख लीजिए ये क्या हो रहा है, हम लोग साथ आ गए हैं इसीलिए हो रहा है। वहीं अपने आगामी प्रोग्राम को लेकर के जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 जनवरी से एक बार फिर से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी है कि कल से परसों तक रूट तय कर लिया जाएगा कि उनकी यात्रा किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी। भयाक्रांत है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।